भारत के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई एक ऐसी तारीख है जिसमें इतना दर्द, गम, गुस्सा और एक पछतावे का भाव है। यही वह दिन था जब देश का बंटवारा हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 3 जून 1947 को जब भारत में रहने वाले 40 करोड़ लोगों की आज़ादी का दिन तय हुआ और इधर साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का नापाक सपना भी पूरा हो गया। वो तारीख तय की गई 15 अगस्त 1947 जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए मात्र 73 दिन का वक्त दिया गया था, जब भारत के 2 टुकड़े होने वाले थे। लेकिन यह बंटवारा इतना भी आसान नहीं था मित्रों, क्योंकि यह ज़मीन का बंटवारा, 2 कौमों का बंटवारा, दायरों का बंटवारा, भारत में पड़े नकदी नोटों का विभाजन, इसके अलावा रिजर्व बैंक के तहखाने में जितनी भी पड़ी सोने की ईंटें, मैले कुचैले नोटों का बंटवारा होना था। साथ ही भारत के सुदूरतम नागा आदिवासियों के इलाके में एक बंगले में डिप्टी कमिश्नर की बॉक्स में पड़े एक डाक टिकट का बंटवारा होना था। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रहलाद और आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी उन तमाम चीज़ों के बंटवारों का जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त किए गए थे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की यह कहानी लेखकों के द्वारा उनके किताबों में बयां किया गया है। डोमिनिक लिप ईयर और लैरी कॉलेस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के अनुसार इस बंटवारे के लिए 2 अनुभवी अधिकारियों को चुना गया, जिनमें से एक थे एच.एम. पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। इन दोनों अधिकारियों के नीचे कई छोटे बड़े अधिकारी थे जो अलग अलग जगहों से रिपोर्ट बनाकर इन दोनों अधिकारियों के पास भेज देते थे। इन्हीं रिपोर्टों के ही आधार पर यह दोनों अधिकारी बंटवारों की सिफारिशें तैयार करते, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष खुद थे लॉर्ड माउंटबेटन। इस बंटवारे की शुरुआत हुई थी देश के नाम को लेकर। सबसे पहले कांग्रेस ने इस बहुमूल्य संपत्ति की मांग की और यह संपत्ति था देश का नाम भारत। असल में कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिस प्रस्ताव में भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखने की सलाह दी गई थी। तब कांग्रेस ने तर्क दिया कि पाकिस्तान भारत को छोड़कर जा रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भारत की असल हैसियत के हकदार हम भी हैं। इस बंटवारे के दौरान सबसे ज़्यादा बहस पैसे को लेकर हुआ और यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर में एक कमरे में बंद कर दिया गया। कई दिनों के हिसाब किताब के बाद यह दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत के बैंकों में पड़ा पैसा और अंग्रेज़ों से मिलने वाले पैसे में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाए और इसके बदले में पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% ही चुकाएगा। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति में से 80% हिस्सा भारत के लिए और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए देना निश्चित किया गया। फिर क्या था, भारत के हर दफ्तर में मेज, कुर्सियों और टाइपराइटर तक की गिनती होनी शुरू हो गई। इन सभी चीज़ों के बंटवारे के लिए बहस तो छोड़िए, लड़ाइयाँ तक हुई, लेकिन एक चीज़ के लिए कभी भी कोई बहस नहीं हुई। वो थी शराब। जितनी भी शराब थी वह भारत को दे दी जाती और इसके बदले में भारत के तरफ से पाकिस्तान को पैसे दे दिए जाते थे। इस बंटवारे के दौरान एक सवाल और उठा कि समंदर में मारे गए जहाज़ियों की विधवाओं को पेंशन कौन देगा? क्या सभी मुस्लिम विधवाओं को पेंशन पाकिस्तान देगा? क्या सभी हिंदू विधवाओं को पेंशन भारत की ओर से दी जाएगी? यही नहीं, भारत की 18,077 मील लंबी सड़कों में से 4,913 मील सड़क और 26,421 मील रेल लाइनों में से 7,112 मील की रेल लाइन पाकिस्तान के हिस्से में आई, जिसके बाद यह बहस छिड़ गई कि इन काम वाली मशीनरी जैसे बुलडोजर, रेल इंजन और बाकी सामान आदि दोनों मुल्कों में तय किए गए 80 और 20% के आधार पर बांटा जाए।
या फिर जिसके हिस्से में जितनी सड़कें और रेल लाइनें आई है उस आधार पर बांटा जाएगा। आपको बता दें कि भारत की लाइब्रेरी में पड़ी पुस्तकों के बंटवारों को लेकर भी दोनों मुल्कों में बहस होने लगा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भारत और पाकिस्तान में इस तरह बांटा गया कि पहला अखंड भारत को दिया गया, फिर दूसरा अखंड पाकिस्तान को दे दिया गया, फिर तीसरा अखंड फिर से भारत को दे दिया गया। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में पड़े शब्दकोश को भी आधा आधा फाड़कर भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। बंटवारे की इस प्रक्रिया से एक चीज़ को बाहर रखा गया, वो था भारत का गुप्तचर विभाग। भारत के गृह विभाग में दूरदर्शिता से फैसला लिया गया कि भारत के गुप्तचर विभाग में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी और वहां के अफसर इस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की एक फाइल तो छोड़िए, सिहाई तक भी हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था तो जाहिर सी बात थी कि उसकी नई करेंसी भी छपनी थी, लेकिन उस वक्त भारत में ही नोटों की छपाई होती थी और भारत ने उस प्रेस को पाकिस्तान से साझा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को भारतीय नोटों पर ही अपनी पाकिस्तानी मोहर लगाकर थोड़े वक्त के लिए काम चलाऊ करेंसी बनाना पड़ा था। बंटवारे का माहौल इतना चरम पर था कि कुछ पाकिस्तानी मुसलमान चाहते थे कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, तो वहीं कुछ हिंदू साधुओं का कहना था कि सिंधु नदी के तट पर बैठकर वेद लिखे गए थे, वह किसी भी हालत में भारत को ही मिलनी चाहिए। सबसे नाटकीय विभाजन हुआ वायसराय भवन के अस्तबल में। इस अस्तबल की शान थी 12 घोड़े की गाड़ियां, जिन पर सोने और चांदी की तरह तरह की सजावट हो रखी थी। इन गाड़ियों में वायसराय और उनके मेहमानों को दिल्ली की सैर करवाई जाती थी, लेकिन इनमें से 6 गाड़ियों की सजावट सुनहरी थी और 6 गाड़ियों की सजावट रुपहली, और इन 6 गाड़ियों के सेट को तोड़ना भी बड़ी दुखद बात थी। इसलिए माउंटबेटन के एडीसी पीटर हॉज ने यह तय किया कि सिक्का उछालकर इस बात का फैसला किया जाए कि किसके हिस्से में सुनहरी गाड़ी आएगी और किसके हिस्से में रुपहली। सिक्का को जब उछाला गया तो वह अस्तबल के फर्श पर गिरा तो भारत की तरफ से कमांडर गोविंद सिंह उछल पड़े, क्योंकि सुनहरी गाड़ियों का फैसला भारत के हक में हुआ था। लेकिन इसके अलावा एक और रुला देने वाला बंटवारा अभी भी बाकी था। वह बंटवारा था लाखों मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों का, जो भारत की गौरवशाली संस्था भारतीय सेना का हिस्सा थे। भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में थे और 1/3 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में। बाकी चीज़ों की तरह इन सैनिकों का भी बंटवारा भी होना तय था और इसके साथ ही 25 लाख सैनिकों की गौरवशाली परंपरा का अंत हो जाना भी निश्चित था। जुलाई के अंत में भारतीय सेना के अधिकारियों को एक फॉर्म दिया गया, जिसमें उन्हें लिखना था कि वह भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। हिंदू और सिख फौजियों को इस फॉर्म से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मुसलमान फौजी जिनका बंटवारे के बाद घर बार भारत में छूट जाने वाला था, उनके लिए यह कागज़ का टुकड़ा एक सूल की तरह था। इसी पीड़ा से गुजर रहे थे मेजर याकूब खां, जो रियासत रामपुर के रहने वाले थे। सारी रात वह अपने घर की यादों को सीने से लगाए या सोचते रहे कि आखिर करे तो क्या करें, लेकिन अंत में उन्होंने सोच विचार करके पाकिस्तान को चुना और अपनी मां और परिवार को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला लिया। अगली सुबह बेटे को घर से रुखसत करते हुए मां ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा और वह एक किताब उसके हाथ में दे दी। मेजर याकूब खां को लग रहा था कि वह अपनी मां को मिलने के लिए आते जाते रहेंगे। उनका यह सोचना बिल्कुल भी गलत था। ना तो कभी दोबारा वह अपनी मां से मिल पाएँ और ना ही कभी वह अपने पुश्तैनी घर वापस लौट पाएँ। कुछ ही महीनों बाद वह कश्मीर में पाकिस्तानी बटालियन की अगुवाई करने लगे और जो भारतीय फौज की टुकड़ी उसकी बटालियन से लोहा ले रही थी, उनमें से एक टुकड़ी गढ़वाल रेजिमेंट की भी शामिल थी। उस रेजिमेंट के कमांडर भी मेजर याकूब की तरह मुसलमान ही थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने साल 1947 में अपनी मातृभूमि भारत को चुना था और वह भी रामपुर के ही रहने वाले थे। उनके नाम के पीछे भी खां ही लगता था और उनका नाम था यूनिस खां, जो कि याकूब खां के बड़े भाई थे। 2 मुल्कों के बंटवारे में 2 सगे भाइयों को युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था।
आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसी ही जानकारी से भरे हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं हमारा चैनल मिस्टेरिक स्पोर्ट्स को। एक बात और मित्रों, अगर आपको यह वीडियो ऑडियो में सुनना हो तो अभी जाएं और खबरी ऐप पर सर्च करें संदेशकम एक्सप्रेस, जहां आपको यह मिस्टीरियस से भरा न्यूज़ ऑडियो में सुनने मिल सकेगा। अभी के लिए इतना ही। आप लोगों से अब मैं विदा लेता हूं। अब मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।